पाकिस्तान की मईशत को गुज़श्ता कई बरसों से एक बुनियादी और मुसलसल चैलेंज का सामना है। बरामदात 30 अरब डॉलर की हद अबूर नहीं कर पा रही, जिसके बायस मुल्क का तजारती खसारा मुसलसल 40 अरब डॉलर के करीब मंडलाता रहता है। हाल ही में खत्म होने वाले माली साल में भी तकरीबन 5.97% कमी के बाद पाकिस्तान की बरामदात सिर्फ 30.13 अरब डॉलर रिकॉर्ड की गई, जबकि तजारती खसारा तकरीबन 39 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इस खसारे को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को एक तरफ बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के तरसीलात ज़र पर इन्हिसार करना पड़ता है, तो दूसरी जानिब बार बार IMF के प्रोग्रामों का सहारा लेना पड़ता है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के पास इस मुआशी दायरे से निकलने का कोई पायदार रास्ता मौजूद है? दिलचस्प हकीकत यह है कि पाकिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार यानी कि GDP में ज़राअत का हिस्सा तकरीबन 15% है, जबकि ज़रई शोबे के अंदर लाइफ स्टॉक का हिस्सा तकरीबन 2/3 बनता है। यूं पाकिस्तान की मईशत का लगभग 11% बराह रास्त लाइफ स्टॉक से वाबस्ता है। इसके बावजूद दुनिया के बड़े दूध और गोश्त पैदा करने वाले ममालिक में शामिल होने के बावजूद पाकिस्तान आलमी डेयरी मसनूआत और हलाल गोश्त की बरामदी मंडी में अपना जायज़ मकाम हासिल नहीं कर सका है। माहिरीन के मुताबिक अगर इस शोबे में जदीद पॉलिसी साजी, वैल्यू एडिशन, बैनुल-अक़वामी मयार की प्रोसेसिंग, कोल्ड चेन और मौसर मार्केटिंग पर तवज्जो दी जाए तो पाकिस्तान सिर्फ लाइफ स्टॉक और इससे वाबस्ता सनतों से 50 अरब डॉलर तक की बरामदात हासिल करने की सलाहियत रखता है। यह दावा इसलिए भी अहम है कि आज आलमी सतह पर हलाल गोश्त की मार्केट का हजम तकरीबन $2.5 ट्रिलियन, जबकि डेयरी मसनूआत की आलमी मार्केट $1.5 ट्रिलियन से तजावुज़ कर चुकी है। मगर अफसोसनाक हकीकत यह है कि दूध और गोश्त की पैदावार में दुनिया के सफ़े अव्वल के ममालिक में शुमार होने के बावजूद पाकिस्तान का इन मंडियों में हिस्सा न होने के बराबर है। माली साल 2026 में पाकिस्तान हलाल गोश्त की बरामदात में सिर्फ $500 मिलियन कमा सका, जबकि हुकूमती हदफ भी 2028 तक महज $700 मिलियन तक पहुंचने का है। सवाल यह है कि जब सलाहियत अरबों डॉलर की हो तो फिर हदफ सिर्फ चंद $100 मिलियन क्यों? क्या अपनी सबसे बड़ी कुदरती मुआशी ताकत को नजरअंदाज कर रहा है, या वक्त आ गया है कि लाइफ स्टॉक को कौमी बरामदी हिकमत अमली का मरकज बनाया जाए? इस सब पर और पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी के दीगर मुमकिना ऑप्शंस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इब्राहिम हसन मुराद साहब, साबिक निगरान वजीर लाइफ स्टॉक और डेयरी रहे हैं, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक के रुकन भी हैं और UMT जो यूनिवर्सिटी है उसके प्रेसिडेंट और चेयरमैन हैं, और पाकिस्तान के एक बड़े मजहबी खानवादे से भी उनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया इब्राहिम हसन मुराद साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो पाकिस्तान की अगर हम एक्सपोर्ट के हवाले से बात करते हैं तो स्टैग्नेंट है, हमें बढ़ती हुई नज़र ही नहीं आ रही। हमें याद है कि इंपोर्ट बढ़ रही है इस वक्त जी, मुसलसल बढ़ रही है और पाकिस्तान का जो ट्रेड डेफिसिट है उसमें भी मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। आप एक इदारे के साथ वाबस्ता हैं जो तालीमी इदारा है, आप इकनॉमिक डेवलपमेंट फोरम के रुकन भी हैं, वज़ीर भी रहे हैं। पाकिस्तान कैसे बेहतरी हो सकती है, अपने बरामदात को बेहतर किया जा सके? जी बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे आज मदऊ किया और इस टॉपिक पे आपने गुफ्तगू की जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। ये वो है जिसे कहते हैं एलिफेंट इन द रूम, कि आप देखते हैं कि 24 करोड़ का मुल्क है और उसकी टोटल जो एक्सपोर्ट है वो पिछली कई समझे दिहाइयों से, कई सालों से रियल टर्म्स में 20 से 30 अरब डॉलर के गिर्द जो है वो फ्लोट कर रही है। आप पिछले हफ्ते इंडियन कॉमर्स मिनिस्टर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको सुने, उन्होंने ये सेलिब्रेट किया कि हम $1 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट जो है वो अचीव कर गए साल में। अब आप देखें कि पाकिस्तान अगर 1/6 है तो हमारी तकरीबन 160 से 200 अरब डॉलर आज के दिन में एक्सपोर्ट होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हमारी जो एक्सपोर्ट है वो 30 अरब डॉलर के अराउंड फ्लोट कर रही है। आप ये देखें कि कंबोडिया जैसा मुल्क जिसमें सिर्फ 1.70 करोड़ आबादी है वो 31 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आपने लाइफ स्टॉक का जिक्र किया, न्यूजीलैंड के अंदर 50 लाख आबादी है और वो सिर्फ डेयरी की 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहे हैं।
तो हम ये देखते हैं कि हमारा मुल्क है, हम सलाहियत भी हमारे पास किसी और कौम से मुल्क से कम नहीं है, वसाइल भी अल्लाह ताला ने हमें सारे दिए हैं, लेकिन मसला क्या है? मसला है हमारी कंपेरेटिवनेस का। कंपेरेटिवनेस ये कॉन्सेप्ट है कि जिसमें आप दुनिया के दूसरे मुल्कों से अपनी गुड्स और सर्विसेज बेहतर तरीके से, बेहतर प्राइस पे, बेहतर क्वालिटी पे, बेहतर स्टैंडर्ड्स के साथ उनको आप प्रेजेंट करते हैं, और वो आप दूसरे मुल्कों को जो है उस फील्ड में, उस सेक्टर में आउट कम्पीट करते हैं। सही। ये कंपेयरनेस का कॉन्सेप्ट है। अब कंपेयरनेस डेवलप करने के लिए हमने अगर देखें कि पिछले कई सालों में हमारी हुकूमत की जो है वो क्या कोई पॉलिसी रही है, तो आपसे मैं अगर पूछूं कि हुकूमत की नंबर 1 एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए क्या पॉलिसी रही है, तो आप भी शायद कोई नहीं किसी की पॉलिसी को जिक्र कर सकेंगे। मैं अपनी कंफ्यूजन का बता देता हूँ। मैंने खुद जब माशरती उलूम में हमने पढ़ा, और वो आज तक हम वही देख रहे हैं कि पाकिस्तान की बरामदात कौन कौन सी हैं। पाकिस्तान टेक्सटाइल करता है, लेदर करता है, आलात जराही करता है, स्पोर्ट्स है, और मेरा ख्याल है अब जाकर चंद सालों से एक IT शामिल हुआ है। वहीं पर हम खड़े हुए हैं। हम तो कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसको हम कर सकते हैं और ये अचीव भी हो जाए? चले 110 नहीं तो कम से कम 50-60 अरब डॉलर तक तो हम पहुंचे। देखिए, पॉलिसी का जो मैं जिक्र कर रहा था, इंडिया ने क्या किया है? इंडिया ने कहा है कि हम 1000 अफराद को दिल्ली में ट्रेन करेंगे और इनको हम इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट में प्लेस करेंगे एज डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट ऑफिसर। सही। आप अगर पाकिस्तान को देखें कि आज के दिन हमें ये ही नहीं इल्म कि हमारे डिस्ट्रिक्ट्स की इकोनॉमी का साइज क्या है, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सी इंडस्ट्री जो है वो आगे है, उसके लिए हमें क्या वोकेशनल ट्रेनिंग करनी है जिससे उस इंडस्ट्री को रिसोर्सेज मिले। उस इंडस्ट्री को अगर हमने 10 गुना 20 गुना आगे लेके जाना है तो उसको हमने क्या इंसेंटिव देने हैं। जर्मनी में अगर आज आप कोई प्रोडक्ट उनकी किसी लोकल इंडस्ट्री से खरीदें तो उसकी फाइनेंसिंग का जो सूद है वो जर्मनी का बैंक देता है। अगर आप चाइना से कोई आज चीज खरीदें तो उनका जो एग्जिम बैंक है वो आपको 1 साल की उसकी किस्त एक्स्ट्रा देता है, पेमेंट का टाइम आपको 1 साल का ज्यादा देता है। तो मुल्क जो है हम देखते हैं कि इस तरह जो है अपनी इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं। अगर फर्ज करें जापान के अंदर आप $100 की एक्सपोर्ट करें तो जब जापानीज गवर्नमेंट आपको $5 रिबेट देती है वापस। सही। तो एक्सपोर्टर्स को मुल्क और कौमें जो है दुनिया में इस तरह जो है वो इंसेंटिवाइज कर रही हैं, लेकिन ये कि पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि कोई हमें पॉलिसी नहीं नजर आती। जो लास्ट आपने जो इंक्रीज देखा था दैट वाज इन द केयरटेकर गवर्नमेंट। जब आपकी जो एक्सपोर्ट थी वो 2024 में 30.9 से 2025 में 32.3 पे गई। सही। और उसमें एक जो बहुत मेन जो रोल था वो था जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड आपकी हो रही थी, जिसमें आपने जो स्मगलिंग वगैरह रोकी, जिससे आपको $6 अरब की जो उसका इम्पैक्ट था। तो अगर हम सही इब्राहिम साहब, मैं एक चीज आपके जो आर्टिकल्स और आपकी चीजें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लानिंग करें तो हमारी जरूर ये पॉलिसी बहुत ज्यादा जरूरी। मैं आपके कुछ आर्टिकल्स और आपके दावों के हवाले से, आप लिख रहे हैं कि $50 अरब की एक्सपोर्ट पाकिस्तान लाइफ स्टॉक के दोनों शोबे, हलाल गोश्त भी है उसमें, डेयरी मसनूआत भी है उसमें, वैल्यू एडिट करके, तो ये एग्जेजरेशन नहीं है? $50 अरब या डे ड्रीमिंग है जो आप बात कर रहे हैं? जी देखें, कसूर जो है उसकी आबादी तकरीबन 50 से 60 लाख है। न्यूजीलैंड की आबादी 50 से 60 लाख है। अगर न्यूजीलैंड जो है $30 अरब की डेयरी गुड्स की एक्सपोर्ट कर सकती है तो पूरा पाकिस्तान जो कि दुनिया का दूसरा या तीसरा बड़ा दूध का प्रोड्यूसर है, हमें किस चीज ने रोका है कि हम जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट नहीं कर सकते? मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आज अगर आप किसी भी बेकरी चले जाएं और उधर क्रीम केक आप पूछें कि इसकी जो है वो इंग्रेडिएंट्स क्या है, तो क्रीम केक के ऊपर जो क्रीम है वो हमारी बेकरीज में इंपोर्टेड यूज हो रही है। आप किसी पिज्जे की दुकान पे चले जाएं, आप उनसे पूछें कि इसके ऊपर जो चीज है वो आप कहाँ की यूज कर रहे हैं, तो वो उस चीज इंपोर्टेड यूज कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि जिन चीजों का रॉ मटेरियल दूध है, जो डेयरी आइटम्स हैं, हम क्यों नहीं उनकी प्रोसेसिंग कर रहे? और मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि हॉलैंड जो है वो कई 100 मिलियन यूरो के फ्रोजन पोटैटोज जो है एक्सपोर्ट कर रहा है। अफ्रीका से आपकी दुकानों में आज के दिन फूल पड़े हुए हैं। आप जो ये गुलाब के फूल देखते हैं, जो सारी फैंसी, अब आप देखें कि हमारे
जो मुल्क है एग्रीकल्चर कंट्री है, लेकिन हम मफलूज होकर रह गए हैं। हम अपनी ज़रूरियात के लिए जो अशिया हैं वो भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे, बल्कि हमारी अपनी जो नीड्स हैं वो भी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो इसमें तो हमें ऑब्वियसली एक गैप नज़र आ रहा है पॉलिसी का, कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, कि हम अपनी इंडस्ट्री को खड़ा करना चाहते हैं या हम दूसरे मुल्कों की इंडस्ट्री को खड़ा करना चाहते हैं। जब इधर के हम जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको हम सपोर्ट नहीं करेंगे, हम उनको इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे, तो दूसरी मुल्क की जो इंडस्ट्री है वो हम पे हावी हो जाएगी, वो तरक्की करेगी, उनके यहाँ जॉब क्रिएशन होगी, उनके यहाँ टैक्स का इंक्रीज होगा और हमारा मुल्क जो है वो इधर का इधर ही खड़ा रह जाएगा। लेकिन इब्राहिम साहब, अब हुकूमत तो करे, लेकिन बिजनेसमैन जो हैं वो भी तो इस तरफ उस तरह से नहीं आए कि बड़े बिजनेसमैन, चंद ग्रुप्स के अलावा हमने नहीं देखा कि इसके ऊपर जो है लाइफ स्टॉक पे, डेयरी पे वो काम करें। तो ये भी तो एक वजह है। देखिए, इस जो आपने ये बात शेयर की, इसमें ऑब्वियसली देखिए बिजनेसमैन जो है वो जाते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के पीछे। सही। अगर आप उसको बिजली जो है दुनिया की सबसे महंगी दें, अच्छा, नंबर 2 आप उसको जो गैस है उसकी अवेलेबिलिटी ही ना हो, नंबर 3 जो डॉलर उसको चाहिए एलसी खोलने के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, वो मुल्क के पास होना, आप उसके दोनों हाथ बांध दें और फिर आप कहें कि जाके तुम लड़ो। तो मैं समझता हूँ कि देखें जिस तरह बाकी मुल्क जो है वो इंसेंटिवाइज करते हैं एक्सपोर्टर्स को, उनको पता होता है आज पाकिस्तान 50 अरब रुपए प्रिंट कर ले, उसकी इतनी वैल्यू नहीं है कि अगर पाकिस्तान 2 या 3 अरब डॉलर एक्सपोर्ट के अंदर इनकम जनरेट कर ले। तो हमने ये देखना है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। हम अगर अपने जो बिजनेसमैन है उनको जो है समझे कि टारगेट करेंगे। इसमें हमने गए उकाड़ा में, हसन इब्राहिम, अब हम लोग गए उकाड़ा में SAFC के तहत जो बना हुआ है जेंडर सॉर्टेड स्ट्रॉस का एक इदारा, हमने वहाँ से प्रोग्राम भी किया। वहाँ जाके आप समझते हैं कि इस किस्म के इदारे बनाने की ज़रूरत है और क्या स्टेप्स हों जो हम इसको तेज़ी के साथ आगे बढ़ा सकें? वक्त की भी मेरे पास कमी, मैं इसलिए चाह रहा था आप इसको कंक्लूड कीजिए। देखिए, लास्टली ये कि नंबर 1 जो काम है वो है कि आप डिस्ट्रिक्ट प्लान बनाएं। आप चाइना जाएंगे, फुशान जो है वो दुनिया का फर्नीचर कैपिटल बन गया है, ठीक है। आप शेंजन जाएंगे, वो दुनिया का टेक्नोलॉजी कैपिटल है। इस तरह करके उन्होंने अपने मुख्तलिफ शहर जो है उनको मुख्तलिफ एरियाज के अंदर स्पेशलाइज किया। हमारे पास देखें गुजरात है, वो फर्नीचर का कैपिटल बन सकता है। हमारे पास सियालकोट है, वो स्पोर्ट्स गुड्स और सर्जिकल का कैपिटल बन सकता है। हमारे पास फैसलाबाद है, फैसलाबाद टेक्सटाइल का कैपिटल बन सकता है। बांग्लादेश में आप देखें कि आज वो 50 अरब डॉलर की गारमेंट्स की एक्सपोर्ट कर रहे हैं और एक कॉटन का जो है वो बेल उधर उगता नहीं है। वो हर चीज इंपोर्ट करते हैं, पूरा रॉ मटेरियल, और फिर वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान से 2-2.5 गुना उनकी गवर्नमेंट ने क्लस्टर बेस्ड फॉर्मेशन बनाई है, जिसकी वजह से जो लोकल कंपेटिटिवनेस है वो ट्रांसलेट हुई है ग्लोबल कंपेटिटिवनेस। बिल्कुल सही।